डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमडी मेडिसिन एज अ करियर कैसी ब्रांच है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एमडी मेडिसिन करने के लिए आखिर हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें नीट यूजी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि 12th का एग्ज़ाम मतलब कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के बाद आप अपीयर करते हैं। जब आप नीट यूजी क्लियर कर लेंगे तो उसमें आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी। अब वो सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी मिल सकती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी मिल सकती है, आपके रैंक के अनुसार। तो एमबीबीएस का कोर्स लगभग 5.5 साल का होगा, और जब आप 5.5 साल पूरा करने के बाद एमबीबीएस की डिग्री ले लेंगे, उसके बाद आपको फिर से एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नीट पीजी। तो नीट पीजी में आपकी रैंक के अनुसार आपको मेडिसिन में अगर जाना है तो दो ब्रांचेज आप ले सकते हो। या तो आप एमडी मेडिसिन ले सकते हो, या फिर आप डीएनबी मेडिसिन ले सकते हो। ये दोनों ही कोर्सेज 3 साल के डिग्री कोर्सेज हैं, और इनको कंप्लीट करने के बाद आपको एमडी मेडिसिन की डिग्री मिल जाएगी। मतलब कि आप एमडी मेडिसिन डॉक्टर बन जाएंगे, जिसको हम लोग जनरल फिजिशियन बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब हम एमडी मेडिसिन करते हैं या डीएनबी मेडिसिन करते हैं, तो जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जो लाइफ स्टाइल होती है वो कैसी होती है। तो देखिए, अगर हम कंपेयर करें कि हेक्टिक होती है या नहीं होती है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ी हेक्टिक तो होती ही है। स्पेशली फर्स्ट ईयर, जब आप पीजी के पहले साल में होते हैं, तो अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस में एमडी फर्स्ट ईयर पीजी को काफ़ी काम करना पड़ता है। वो सारे वार्ड संभालता है। उसके बाद ओपीडीज़ भी, ओपीडीज़ में खैर कंसल्टेंट रहते हैं, प्रोफेसर्स भी रहते हैं, बट उसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, वो इमरजेंसीज भी देखता है। तो एमडी फर्स्ट ईयर जो होता है वो ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक होता है, बट उसके बाद एमडी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में उतना वर्कलोड नहीं रहता है। आपको बेसिकली पढ़ना होता है, वार्ड्स देखने होते हैं, इमरजेंसीज देखनी होती है, अपने जूनियर को गाइड करना होता है। तो ये तो हो गई लाइफ। उसके बाद आता है भी स्टाइपेंड। तो जब भी आप एमडी करते हैं, डीएनबी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने होंगे। पैसे तो जो फी के जाने सो जाने हैं, पर उसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टाइपेंड जो होता है वो 40,000 पर मंथ से लेके 1,20,000 पर मंथ तक होता है, जो कि डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से, किस स्टेट से अपनी एमडी या डीएनबी कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पे 1.2 लाख के आसपास स्टाइपेंड मिलता है। वहीं अगर आप बिहार की बात करें तो वहाँ पे 85,000 पर मंथ मिलता है। असम में शायद 40,000 पर मंथ मिलता है। तो वो ये तो वेरी करता है, साउथ में थोड़ा कम मिलता है। तो इस एमडी या डीएनबी करने के दौरान आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ है कि भाई इसमें फ़ी कितनी लगती है। तो फ़ी का मैं बार बार बोलूँगा कि बहुत बच्चों को डाउट है। तो जो भी, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हैं या डीएनबी करते हैं, तो उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा फीस मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि शायद पंजाब के अंदर है, लगभग 1.25 लाख या 2 लाख पर ईयर। तो मैक्सिमम वो 3 साल की फ़ीस 5 लाख से ज़्यादा नहीं होने वाली। और अगर दूसरे स्टेट्स की बात करेंगे तो वहाँ तो बहुत ही कम फ़ी है। तो ये भी फ़ी भी जो होती है वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कम ही होती है। हाँ, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनमें वेरी करता है, उनमें फ़ीस आपकी 1 से लेके 1.5 करोड़ तक, 1 to 1.5 करोड़ पूरे एमडी कोर्स की फ़ीस हो सकती है। तो जो भी बच्चे गरीब हैं उन्हें फोकस करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या डीएनबी में भी अपनी सीट उठाएं। नेक्स्ट है कि भाई आपने एमडी या डीएनबी मेडिसिन पास कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। तो देखिए, जिस भी स्टूडेंट को एज अ एमडी मेडिसिन या डीएनबी मेडिसिन और एज अ जनरल फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो तो है कि भाई वो लोग एसआरशिप में जाते हैं। इवन एसआरशिप में तो हर कोई जाता है, पर वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई पहले एसआरशिप करो, फिर अपना क्लिनिक सेटअप करो या जो करना है। तो एमडी या डीएनबी मेडिसिन करने के बाद सबसे पहले आप एसआरशिप ज्वाइन करेंगे। एसआरशिप मैक्सिमम इंडिया में 3 साल आप कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या किसी सरकारी अस्पताल में भी कर सकते हैं जहाँ पे एसआरशिप की सीट होगी। अच्छा, एसआर करने के बाद क्या होता है। तो एसआर करने के बाद अगर आप केवल एमडी मेडिसिन रहना चाहते हैं तो आप फिर किसी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं और बाद में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये 3 पोस्ट जो होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये इसी तरीके से होती हैं चाहे ब्रांच कोई भी हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो आप जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी नौकरी कर सकते हैं। उसकी हर स्टेट में सीट्स निकलती हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या जिला अस्पताल में। ठीक है, कहीं भी जहाँ भी वैकेंसी होगी वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर, अगर मैं केवल एमडी मेडिसिन करूं या डीएनबी मेडिसिन करूं, उसके आगे मैं सुपर स्पेशलाइजेशन ना करूं, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। तो लाइफ कोई ख़राब नहीं होती। एमडी मेडिसिन करने के बाद भी मैं हमेशा ही बोलता हूं, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद, खासतौर से क्लिनिकल कोर्स करने के बाद, आप मिनिमम 3 लाख तो कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हर कोई कमाता है, कैसे भी कमाए वो। तो 3 लाख के डॉक्टर तो आप बन ही गए, और उसके आगे आपकी प्रैक्टिस और आपके स्किल्स कैसा आप काम करते हैं। तो पर करियर वही है कि अगर आप क्या करेंगे
कि या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहले एसआर बनो, एसआर के बाद एपी बनो, एपी के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनो, फिर प्रोफेसर बनो, मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही आप सेट हो जाओ। ओके, वहाँ जो सैलरी होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो आपकी वेरी करेगी। वो मैक्सिमम अगर आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जो भी, तो वो 2 लाख से लेके 3 लाख पर मंथ के बीच में वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। और सेम आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ भी सैलरी का यही लगभग की वो होता है कि इसी टाइप की सैलरी होती है। अब जो दूसरी बात आती है, या फिर आप के हर स्टेट के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होती है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी, तो उसमें आप एज ए स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसकी पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी सैलरी इसी तरीके से प्रमोशन के साथ बढ़ती चली जाती है। एक और ऑप्शन है कि भाई आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में उतर जाओ, जो कि काफ़ी लोग करते हैं। तो आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, जहाँ पे आपकी गुडविल अच्छी है, वहाँ पे आप अपना एक तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पकड़ लो, बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वहाँ आप एज अ कंसल्टेंट काम करने लगो, और एक अपनी प्राइवेट ओपीडी भी चला लो बाहर से। ओके, तो उसमें धीरे 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 देखा जाता है कि अगर आपके स्किल अच्छे हैं ना और आपने सही जगह चूज़ किए, तो ऑब्वियसली आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे ही। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है इसके बाद। तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सेटल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना अस्पताल भी खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं। अब अगर कुछ लोग होते हैं जो एमडी मेडिसिन या डीएनबी मेडिसिन करने के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम होता है नीट सुपर स्पेशलाइजेशन, जिसे नीट एसएस के नाम से जाना जाता है। जब आप इस एग्जाम में आपकी रैंक आ जाएगी और अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको 2 कोर्सेज मिल सकते हैं। एक तो मिलेगा डीएनबी और दूसरा डीएम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में होते हैं। जैसे कि डीएम जो कोर्स की बात करें डीएनबी की, तो वो न्यूरोलॉजी में भी हो सकता है, वो कार्डियोलॉजी में भी हो सकता है, ठीक है, वो टीबी एंड चेस्ट में भी हो सकता है, उसके बाद वो गैस्ट्रो में हो सकता है, यूरो में हो सकता है। मतलब जितनी भी सब जो सुपर स्पेशलिटीज़ है सब में डीएम और डीएनबी कोर्सेज हैं। वो 3 साल के कोर्सेज होते हैं और उसको करने के बाद आप सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाएंगे। उसको करने के बाद फिर वही तरीका है, या तो आप अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप अपनी एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कीजिए या असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कीजिए, या फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कीजिए। पर कुछ भी हो, आप 3 लाख से तो ज़्यादा ही कमाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई हमेशा बच्चों का मेन डाउट होता है सर हम पैसा कितना कमाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यार मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागो, आप क्वालिटी के पीछे भागो। अगर आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो पैसा तो अपने आप आपके पीछे भागेगा। पर जहाँ तक गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एसआरशिप की जो सैलरी है वो वेरी करती है 75,000 या 70,000 पर मंथ से लेके 1,40,000 पर मंथ तक। जैसे कि दिल्ली में आजकल 1,40,000 मिल रही है, बिहार के अंदर 75,000 पर मंथ मिलती है ये। उसके बाद जैसे जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, तो आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी और मैक्स टू मैक्स वो 2.5 से 3 लाख पर मंथ के आसपास तक पहुँच जाएगी। उसके बाद आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप कंसल्टेंट ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आपका अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, तो वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं ना वो आपको मिलते हैं आप कितने पेशेंट देखते हो ओपीडी में। फॉर एग्जांपल हर एक किसी का अलग अलग होता है। जैसे आपका अगर किसी हॉस्पिटल ने 1,000 रुपये फीस चार्ज किया एक पेशेंट को देखने पे, तो उसमें से 700 रुपये वो डॉक्टर को दे देगा और 300 रुपये हॉस्पिटल रख लेगा। तो ये जो कितना पैसा आप लेंगे कितना पैसा हॉस्पिटल लेगा वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनको हॉस्पिटल ज़्यादा कट देता है, ओके, और कभी कभी हॉस्पिटल सैलरी पे भी रख लेता है। तो पर यह कि अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है और आप अपने काम को जानते हैं, आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। मिनिमम 3 लाख तो कहीं भी कमाता है। इवन मैं जानता हूँ जितने भी अच्छे सीनियर कंसल्टेंट हैं वो 5 से 10 लाख आराम से कमा ही लेते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ होती है ओन क्लिनिक। देखिए अपना जो क्लिनिक होता है ना, उसमें शुरू में तो कम अर्निंग हो सकती है क्योंकि पेशेंट उतने नहीं आते, पर अगर आप समय के साथ साथ वहाँ पे अगर आप स्टेबल हो जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि जो खुद का क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलते हैं वो तो काफ़ी पैसा कमाने लग जाते हैं बाद में, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। इतना पैसा मैं जानता हूँ कुछ लोग कमाते हैं। तो पर यह कि मैं फिर भी बोलूँगा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति। कम से कम मिनिमम आपको कमाना चाहिए, तो वो मिनिमम कमाई तो पक्का हो जाएगी। और अगर आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो पक्का, अगर आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर आखिर एमडी मेडिसिन डॉक्टर करता क्या है। तो देखिए एमडी मेडिसिन जो डॉक्टर होता है ना वो बहुत सारी बीमारियों को देखता है। इवन
हर एक बीमारी को वो शुरू में पेशेंट एमडी मेडिसिन के पास ही पहुंचते हैं अक्सर। पर जो इंपॉर्टेंट बीमारियां जिनको वो देखते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आप शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, आजकल सभी को हो जाती है, वो देखते हैं। फिर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, उनको देखते हैं। और इन बीमारियों की वजह से जो शरीर पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत सारे, वो आप एमबीबीएस में समझेंगे, उनका भी ट्रीटमेंट वही करते हैं। उसके बाद बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, कोविड और बहुत सारे अदर इन्फेक्शन जिसको एमडी मेडिसिन ही ट्रीट करते हैं। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, अस्थमा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं, एलर्जीज़, उनको भी वो ट्रीट करते हैं। हालांकि इनके लिए तो अब डीएम भी होने लगी है, बट डीएम जो डॉक्टर होता है वो हर शहर में अवेलेबल नहीं होता, तो अक्सर एमडी मेडिसिन वाले ही इसका इलाज करते हैं। उसके बाद जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं उनको भी ये लोग देखते हैं। देखिए बड़े शहर में तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएगा, पर छोटे छोटे शहर में कभी आपको कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, वहाँ एमडी मेडिसिन ही इन सबको देखते हैं, इन सब बीमारियों को देखेंगे। और एक सिंगल वर्ड में बोलूँ तो ये बहुत ही वर्सेटाइल ब्रांच है। ये अगर आप इसको बोलो कि ये एक मेडिकल साइंस का ना बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। एमडी मेडिसिन के बिना मेडिकल साइंस को आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। एमडी मेडिसिन के बिना मेडिकल साइंस है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे मेडिकल साइंस का मेन पिलर है। तो वो हर बीमारी को देखते हैं। जब भी हम पेशेंट एडमिट करते हैं कहीं पे, तो हम एमडी मेडिसिन का रेफरेंस ज़रूर मांगते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वो आप पूछेंगे सर क्यों पड़ती है, तो उसको बता पाना अभी असंभव है। वो आप जब मेडिकल साइंस में घुस जाएंगे आप खुद समझ जाएंगे कि एमडी मेडिसिन की ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती है। तो ये एक सदाबहार ब्रांच है, एक एवरग्रीन ब्रांच है। जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं उनको ज़रूर लेनी चाहिए, और दूसरे लोगों की बातों में आके फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोग ना ब्रांचेस को क्या करते हैं, पैसे के साथ देखने लग जाते हैं कि भाई फलां कार्डियोलॉजिस्ट इतने पैसे कमा रहा है, फलां ऑर्थोपेडिक इतने कमा रहा है, रेडियोलॉजिस्ट इतने कमा रहा है। आप ना इंडिविजुअलाइज मत कीजिए चीज़ों को। आप ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ब्रांच लीजिए। अगर आपको एमडी मेडिसिन बढ़िया लगती है तो उसमें अच्छा काम कीजिए, आप पक्का पैसा कमाएंगे, नाम फेम सब कुछ कमाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।